हमारा टॉपिक आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चैप्टर 2 परमाणु की संरचना में हमारा जो टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है ना। तो देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर यह अपने घटक अवयव में टूट जाता है या अलग अलग लाइन नजर आती है, तो यह घटना स्पेक्ट्रम कहलाती है। मीन्स जब कोई लाइट को हम प्रिज्म में गुजारते हैं बच्चों, जब हम किसी लाइट को प्रिज्म में गुजारते हैं तो ये लाइट को क्या करता है, अलग अलग उसके घटक अवयवों में तोड़ देता है। मीन्स लाइन एक पट्टी जैसी हमें नज़र आती है, जिसको हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो ये क्या होता है, स्पेक्ट्रा होता है। लाइट को हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं कि हम एक लाइट को जब हम एक प्रिज्म में गुजारते हैं, जब हम लाइट को प्रिज्म में गुजारते हैं तो ये लाइट को क्या करता है, पट्टियों में, ये पट्टियों में क्या करता है, पट्टियों जैसी उसके घटक अवयव में तोड़ देता है। ठीक, ये लाइट है, लाइट को हमने प्रिज्म में गुजारा तो प्रिज्म इस लाइट को उसके घटक अवयव में तोड़ देता है। मीन्स हमें अलग अलग लाइन नज़र आने लग जाती है बच्चों, ये क्रॉस नहीं होंगे, अलग अलग लाइन नज़र आने लग जाती है। तो इन लाइन यानी कि इस घटना को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो बोर ने अपना हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दिया था। तो इसको देखिए, इसके अनुसार बोर ने हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त किया, जिसमें बोर ने हाइड्रोजन को बेस मानकर उसका अध्ययन किया और तब उसने हाइड्रोजन को जब गर्म किया तब उसने देखा कि हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है। तब यह इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित कर अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूद जाता है या आ जाता है। तो देखिए, इसको देखिए, इसमें डायग्राम से इसको हम समझाते हैं कि हाइड्रोजन कैसे अपने, देखिए बच्चों, ये है सपोज आपको पता है ये हमारा नाभिक है और ये हमारी क्या है, ऊर्जा स्तर है 1 2 3 है ना। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। उसके आगे आएगा तो 4 के लिए बात होती है, ये ऊर्जा स्तर है। तो जब हाइड्रोजन के परमाणु को बाहर से एनर्जी मिलती है या हाइड्रोजन को जब हम गर्म करते हैं या बाहर से एनर्जी मिलती है, बात एक ही है। तो हाइड्रोजन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है। तो वो क्या करता है, अपनी इस स्टेज को छोड़कर दूसरी स्टेज पे पहुंच जाता है। यानी कि आपको पता है ये जो हमारी ऊर्जा स्तर है, ये क्या है, हमारा निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर है। और ये जो इस ऊर्जा स्तर है ये हमारा उच्च ऊर्जा स्तर है। ठीक, तो बोर ने हाइड्रोजन को गर्म किया तो उसने देखा जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था उसने उस एनर्जी को ग्रहण किया और अपनी स्टेज को छोड़कर वो दूसरी स्टेज, यानी कि जितनी उसने एनर्जी ली उस हिसाब से, उस एनर्जी लेवल के हिसाब से वो दूसरे उच्च ऊर्जा स्तर में जंप कर गया। सपोज वो यहाँ आ गया, इस ऊर्जा स्तर में आ गया। ठीक, और इस ऊर्जा स्तर में वो 10⁻⁻8 सेकंड तक रहा। यानी कि हम अगर देखा जाए तो पलक झपते ही कह सकते हैं अपने, है ना। तो 10⁻⁻8 सेकंड रहा। उसके बाद वह दोबारा से अपनी एनर्जी जो उसने ऊर्जा ली उसको उत्सर्जित विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते हुए वो दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेज, यानी कि जो उसकी कक्षा थी उसमें वो वापस आ जाता है, यानी कि अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में वो आ जाता है। ठीक, जब यह इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा स्तर में आता है तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, विकिरण के रूप में क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। मीन्स देखिए, ये इसके ऊर्जा स्तर बना देते हैं। ठीक, अगर ये क्या हमारा 1 के लिए बात है ऊर्जा स्तर, ये हमारे 2 के लिए, ये हमारे 3 के लिए है।
ठीक, अगर ये एनर्जी लेवल में जो हमारा प्रकाश होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हमारे इस लेवल में दूसरे से भी आ सकता है, तीसरे भी से भी आ सकता है, चौथे से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है और इससे भी आ सकता है। तो ये एक क्या बन जाता है, स्पेक्ट्रम बन जाता है, यानी एक विकिरण का समूह बन जाता है ये। चूंकि ये n=1 वाले लेवल में गिर रहा है, में आ रहा है, तो ये लाइमन श्रेणी में आता है, यानी कि n=1 यानी कि लाइमन श्रेणी में, यानी विकिरणों का समूह इस ऊर्जा स्तर में गिर रहा है, तो एक समूह बन जाता है, जिसको हम क्या कहते थे हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक, अगर ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा स्तर सेकंड वाले में, यानी कि सेकंड वाले में ऊर्जा स्तर में जो है, यहाँ से तीसरे ऊर्जा स्तर से गिर सकता है, चौथे से गिर सकता है, पांचवें से गिर सकता है, छठे से गिर सकता है, अगर और जो है तो उससे भी गिर सकता है। तो ये एक क्या बन जाता है, विकिरण का समूह बन जाता है। तो दूसरा जो होता है हमारा वामा श्रेणी में गिरता है ना। तो इसको देखिए, हम ये तो बच्चों समझाने के लिए मैंने बताया, इसका स्ट्रक्चर हम हर एक अच्छे से देख लेते हैं। तो जब बोर ने हाइड्रोजन को बेस मानकर अपना हाइड्रोजन का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, तो उसने क्या उसमें, तो देखिए बोर ने हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्राप्त जो रेखाएं थी उसको 5 भागों में विभक्त किया जा सकता था। तो उसने इनको ये नाम दिया। ठीक, पहले वाली रेखा को उसने लाइमैन, दूसरे को बामर, तीसरे को पास्कल बेंकेट फुंड नाम दिया। ठीक, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर में भी गिर सकता, इसमें, फिर बामर में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक, तो इन ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन का हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देखते हैं। ठीक, लाइमन, बामर, पास्कल, बेंकेट, फुंड, ये आप लोग को बच्चों लाइन से अच्छे से याद करना है, लाइमन, बामन, पास्कल, बेंकेट, फुंड। तो अब इसका देख लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है। अब देखिए, ये हमारे क्या है, ऊर्जा स्तर हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे जो हैं ऊर्जा स्तर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n= ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए, 6 के लिए। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से, हाइड्रोजन को जब हम बाहर से एनर्जी देते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो अपनी ग्राउंड स्टेज को छोड़कर हायर स्टेज में पहुंच जाता है, और तब वह कुछ मिनट वहां पे रहकर एनर्जी को विकिरण के रूप में निकालता है। तो देखिए, उसमें कितनी संभावनाएं हैं। अगर हम लेवल 1 की n=1 के लिए बात करते हैं, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर 2 से भी गिर सकता है, 3 से भी गिर सकता है, 4 से भी गिर सकता है, 5 से भी गिर सकता है, 6 से भी गिर सकता है, 7 से भी गिर सकता है, और 8 से भी गिर सकता है ना। तो ये जो होता है, अब देखिए ये गिरता है, और ये एक विकिरण उत्पन्न करता है। लाइट को ये जब उत्सर्जित करता, यहाँ पे वापस आ रहा है, तो ये एनर्जी को विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। ठीक, वैसे ही 2 के लिए, n=2 के लिए करते हैं, तो देखिए इस लेवल, एनर्जी लेवल में, ऊर्जा स्तर में जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ सकता है, n=3 से आ सकता है, इस एनर्जी लेवल से आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे और इससे, यानी कि ये जो उसके उच्च ऊर्जा स्तर वहाँ से आ सकता है। ठीक, तो ये भी एक प्रकार का क्या करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है। फिर इसके लिए बात करते हैं, तो इसमें देखिए n=3 वाले में जो है इलेक्ट्रॉन 4 से आ सकता है, ऊर्जा स्तर 5 से आ सकता है, 6 7 8 और आगे है तो उससे आ सकता है। ठीक है, ये तो देखिए बच्चों, याद नहीं, यही तक देखिए। ठीक,
उसके बाद ये भी क्या करता है, एक विकिरण उत्पन्न करता है। ठीक, अब हमारा एनर्जी लेवल 4 के लिए देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस लेवल में गिरता है तो यहाँ से ये ऐसे गिरेगा, फिर इससे गिरेगा, फिर इससे गिरेगा, तो ये भी क्या करता है, विकिरण उत्पन्न करता है। ठीक है, देखिए अब इसके लिए बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस लेवल में गिरता है तो ये फिर इससे, फिर हमारा इससे गिरता है, और ये भी क्या करता है, विकिरण उत्पन्न करता है। और इस प्रकार हमें हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब हमारे इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल में पहुंचने के बाद जब एनर्जी को विकिरण के रूप में निकालता है तो वो n=1 वाला अगर क्षेत्र में गिर रहा है तो यहाँ से जो हमारा एनर्जी विकिरण के रूप में निकल ली है तो उस श्रेणी को हम कहते हैं लाइमैन श्रेणी। क्या कहते हैं, लाइमैन श्रेणी। ठीक, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन हमारे n=2 वाले ऊर्जा स्तर में गिर रहा है, यानी कि n=2 ऊर्जा स्तर में गिर रहा है, तो इसमें जो विकिरण हमारा उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा विकिरण होगा, बामर। विकिरण के समूह को क्या कहेंगे, बामर श्रेणी कही जाएगी ये। ठीक, अगर n=3 में हमारा इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर 3 में गिर रहा है तो इसमें विकिरण के समूह को क्या कहा जाएगा, पास्कल। ठीक, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर n=4 में गिर रहा है तो विकिरण का जो समूह है वो हमारा क्या कहलाएगा, बैंकेट श्रेणी कहलाएगा। बच्चों श्रेणी, ठीक है, कहलाएगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से ऊर्जा स्तर 5 वाले ऊर्जा स्तर में गिरता है तो विकिरणों का समूह क्या कहलाएगा, फुंड श्रेणी कहलाएगा। ठीक, देखिए लाइमैन, बामर, पास्कल, बैंकेट, फुंड। ठीक हो गया। अब ये देखिए लाइमैन जो है किस क्षेत्र में गिरता है, ये हमारा पराबैंगनी रेस इसमें निकलती है, और बामर में हमारा दृश्य रेस क्षेत्र में पड़ता है ये, और जो पास्कल है वो हमारा अवरक्त श्रेणी में, अवरक्त रेस में, सॉरी बच्चों, में पड़ता है। ठीक, ये जो तीनों हैं ये हमारा अवरक्त में ही पड़ता है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रा हो गया। ठीक, तो अब देखिए इसमें, तो देखिए तो फर्स्ट हमारा क्या है, लाइमैन श्रेणी है ना। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में गिरती है तो वह लाइमैन श्रेणी कहलाती है ना बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये बताया था, ये n=1 है। अगर हमारी जो इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊर्जा स्तर से n=1 में गिर रही है तो कौन सा आएगा, हमारा लाइमैन श्रेणी आएगा। n1 क्या होगा इसमें, जो हमारा निम्न ऊर्जा स्तर है, और n2 हमारा जहाँ से गिर रही है, 2 से गिर सकती है, 3 से, 4 से, 5 से। n=1 में 2 से, 3 से, 4 से गिर सकती है, और ये किस क्षेत्र में पड़ती है, हमारी पराबैंगनी किरणों में, यानी कि पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। ठीक, दूसरा आता है हमारा बामर श्रेणी। यदि इलेक्ट्रॉन हमारा उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में गिरता है ना, तो वो बामर श्रेणी कही जाती है। यानी कि जैसे कि ये था हमारा, ये है, इसमें हमारा, इसको हमने कह दिया 1, इसको कह दिया था 2, इस लेवल को। अगर हमारे इस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन यहाँ से उच्च ऊर्जा स्तर से इसमें गिरता है तो वो कौन सी श्रेणी में आती है, बामर श्रेणी में आती है। तो इसके लिए n=2 जो मिनिमम है, क्या होगा ऊर्जा स्तर, n=2 होगा, और n2 जहाँ से वो गिर रही है 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 6, 7। और ये किस क्षेत्र में पड़ती है, हमारे दृश्य
क्षेत्र या दृश्य किरणों में या विजिबल रीजन में पड़ता है, रेज निकलती। अब आता है पास्कल श्रेणी। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से n=3 में, यानी कि अब इसमें गिरेगा, तो वो पास्कल श्रेणी कही जाती है, जहाँ n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि अब 3 वाले में गिर रही है यहाँ पे ना। तो n=3, n2=4, 5, 6। ठीक। अब बैंकेट श्रेणी के लिए बात हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में गिरता है तो वह बैंकेट श्रेणी कही जाती है, जहाँ n1=4, n2=5, 6, 7 है ना। और ये हमारे अवरक्त किरणें के क्षेत्र में आती हैं। फिर आता है हमारा फुंडी श्रेणी। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में गिरता है तो वह फुंडी श्रेणी में कही जाएगी। तो n1 इसके लिए 5 होगा और n2 इसके लिए 6, 7, 8, और ये भी क्या होंगी, दूर अवरक्त किरणें क्षेत्र में पड़ती हैं। ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना बच्चों, ये देखिए लाइमैन श्रेणी। अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है n=1 वाले क्षेत्र में आती है, n=1 में आती है, ये n=1 में आती है, सारे जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, जो देखो 2 से 2 से भी आ सकता है, 3 से भी, 4 से भी, 4 से इलेक्ट्रॉन इन क्षेत्र से इस लेवल में आ सकता है। तो ये हमारी लाइमैन श्रेणी कहलाई जाएगी, जहाँ पे n1, जहाँ पे वो गिर रहा है, n1 हमारा 1 होगा, जो n2 होगा वो 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 से कहीं से भी हमारा इलेक्ट्रॉन आ सकता है n=1 के लिए, है ना। तो दूसरा हमारा बामर श्रेणी में अगर इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n=2 में पड़ रहा है, n=2 में पड़ रहा है, तो वो हमारा श्रेणी क्या कहलाएगी, बामर श्रेणी कहलाएगी। तो इसके लिए n1 क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि दूसरी लेवल में गिर रहा है, ऊर्जा स्तर में गिर रहा है, और जो n2 होगा वो 3, 4, 5, 6 और कुछ भी हो सकता है। ठीक। पास्कल श्रेणी के लिए देखिए, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n=3 वाले ऊर्जा स्तर में गिर रहा है तो वो पास्कल श्रेणी में आएगा। तो इसके लिए n कितना होगा, 3, क्योंकि 3 में गिर रहा है, और n2 हमारा क्या 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 भी हो सकता है। ठीक। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से हमारे n=4 चौथी ऊर्जा स्तर में आता है तो वो हमारा बैंकेट श्रेणी में आता है, यानी कि इसके लिए n जो मिनिमम ऊर्जा स्तर है इसके लिए क्या होगा, 4 होगा, और जो हमारा n2 होगा ऊर्जा स्तर वो हमारा 5 भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी, 8 भी हो सकता है। ठीक। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से हमारा 5वें ऊर्जा स्तर में निम्न ऊर्जा स्तर में गिर रहा है तो वो हमारा फुंडी श्रेणी में आता है। इसके लिए n=1=5 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर में गिर रहा है, 5 में गिर रहा है, और n2 हमारा क्या हो जाएगा, 6, 7 भी हो सकता है, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें अब आता है, अब देखते इसमें पढ़िए रिडबर्ग नियतांक, जिसको RH से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक। तो μ=RH कोष्ठक 1/n1² - 1/n2² Z²। यहाँ पर देखिए जो न्यू है ये तरंग संख्या होती है। तरंग संख्या क्या होती है, किसी भी तरंग में, वेव में एक सेंटीमीटर की दूरी पर, किसी भी तरंग में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर जितनी तरंग आती है उसे तरंग संख्या यानी कि न्यू कहते हैं। ठीक है। यानी कि v क्या हमारी तरंग संख्या होती है। और ये जो RH है ये हमारा क्या है, रिडबर्ग स्थिरांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1097337 cm-1। ठीक। और n1 क्या है हमारा, निम्न ऊर्जा स्तर, और n2 हमारा उच्च ऊर्जा स्तर, और Z हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है। ये देखिए ये पहली बात हो सके, ये हमारे नाभिक है जो हमारा n1 है, n1 यानी कि ये हमारा जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, अगर यहाँ पे गिर रहे हैं तो n1 का मान ये होगा है, और जहाँ से गिर रहे हैं n2
वो हमारा N2 का मान होगा, परमाणु क्रमांक। ठीक, यदि हम कह सकते हैं कि 2 और 3 की, हम 4 की बात करते हैं, यदि हम दूसरा एनर्जी लेवल और चौथे एनर्जी लेवल की बात करते हैं, उसमें काम करते हैं, तो N1 क्या होगा, दूसरी और तीसरी की बात करते हैं तो सपोज यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे गिरा, ठीक, तो N1 हमारा यहाँ पे गिरा तो 2 होगा, और जो N2 होगा वो क्या होगा, हमारा 4 होगा। ठीक, यदि हम ऊर्जा स्तर 1 व 2 में काम करते हैं, ठीक, यदि हम ऊर्जा स्तर 1 और 2 में काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पर आया, यहाँ से यहाँ पे आया, तो तब हमारा N1 क्या होगा, 1 होगा, और जो N2 होगा वो हमारा 2 होगा। ठीक, तो देखिए बामा श्रेणी के लिए, अगर हम बामा श्रेणी की बात करते हैं तो बामा श्रेणी कहाँ पे आते हैं, हमारी सेकंड एनर्जी लेवल यानी कि N=2 वाले में गिरता है बामा श्रेणी, है ना। तो इसके लिए N1 क्या होगा, 2 होगा, और जो N2 होगा वो क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक, वैसे ही पास्कल श्रेणी के लिए N1 क्या होगा, 3 होगा, और N2 क्या होगा, 4, 5, 6, यानी कि 3 वाले लेवल में वो 4 से भी गिर सकता है, 5 से भी गिर सकता है, 7 में भी, और 8 से भी गिर सकता है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, देखिए इसको। क्वेश्चन है, बामा श्रेणी के लिए रीडबर्ग सूत्र लिखना है। तो रीडबर्ग सूत्र आपको पता है क्या है, μ=RH, है ना, 1/N1² माइनस 1/N2², ये है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, बामा श्रेणी के लिए रीडबर्ग सूत्र याद करना है। तो देखिए बामा श्रेणी हमारी N=2 में गिर पड़ता है, N=2 में गिरता है, तो यानी कि N1 निम्न एनर्जी लेवल, आपको पता है जो N1 होता है निम्न एनर्जी लेवल है, और जो N2 है वो उच्च एनर्जी लेवल है यहाँ पे, है ना। तो निम्न एनर्जी लेवल बामा श्रेणी के लिए N=2 होगा, N1=2 होगा, और N2 हमारा क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 से, क्योंकि इसमें हमारे 3 से भी इलेक्ट्रॉन इसमें से आ सकते हैं, 4 से भी, 5 से भी, और 6 से भी आ सकते हैं। तो रीडबर्ग सूत्र के अनुसार μ=RH, 1/N1 की वैल्यू हम रख देंगे 2, क्योंकि N1 बामा श्रेणी के लिए है तो निम्न एनर्जी लेवल 2 हुआ, तो हमने 2 रख दिया, 2² माइनस N/1/N2, वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया बामा श्रेणी के लिए रीडबर्ग सूत्र। ठीक, दूसरा देखिए, पास्टन के लिए रीडबर्ग सूत्र निकालना है, तो इसमें हमारा N1 कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि एनर्जी हमारा 3 में गिर रहा है, N1 हमारा 3 आएगा। ठीक, और जो हमारा N2 होगा वो क्या होगा, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, μ=RH 1/3, क्योंकि N1 कितना है हमारा 3 है, स्क्वायर माइनस 1/N2² N2 का स्क्वायर हो गया। ये हमारा पास्टन के लिए फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब है बैंकेट श्रेणी के लिए रीडबर्ग सूत्र निकालना है, तो देखिए इसमें भी वैसे ही होगा। अगर ठीक, अब बैंकेट श्रेणी हमारा एनर्जी लेवल 4 के लिए बात होती है ना, तो इसके लिए हमारा जो निम्न एनर्जी लेवल होगा 1 कितना है, 4 है, और N2 हमारा 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए रख दिया μ=RH 1/4² माइनस 1/N2²। ये किसके लिए आ गया, बैंकेट श्रेणी के लिए रीडबर्ग सूत्र आ गया। फुंड श्रेणी के लिए रीडबर्ग सूत्र कैसे करेंगे, अब देखिए इस श्रेणी की बात हो रही है, जब N5 में हमारा जब इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तो फुंड श्रेणी होती है, तो N= यानी कि मिनिमम एनर्जी लेवल N1=5 होगा, तो N1=5 होगा, और N2=6, 7, 8 होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा μ=RH 1/5² माइनस 1/N2² है। तो बच्चों ये आपका हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रा आपका पूरा हो गया है। आप इसको 2-3 बार देखेंगे अच्छे से रिपीट करके, तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। ठीक,
तो बच्चों देखिए ये आरेख मैंने इसमें आपके अच्छे से बना रखा है। इस जो मैंने आपको अभी समझाया है ये देखिए वही चीज़ है। तो इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। इसका बच्चों क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 2 या 3 नंबर का आता है। तो उसमें आपका लाइमन श्रेणी भी पूछ सकते हैं या आपका बामर श्रेणी पूछ सकते हैं या पास्कल या बैंकेट फून। तो इसी के या ऊर्जा आपका हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी पूछा जा सकता है इसका। तो इसको अच्छे से आप सीख लेंगे। ठीक है।